नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2020 के लिए हिंदी और पर्यावरण के हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। तो इससे जस्ट पहले हिंदी का हमने प्रैक्टिस सेट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे पर्यावरण पोर्शन के 30 प्रश्न, और ये सेट नंबर हमारा 5वां सेट होगा। इससे पहले अभी तक हम 4 सेट देख चुके हैं, हिंदी के भी और साथ ही पर्यावरण के भी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121 से। 121 प्रश्न कह रहा है कि नवीन विकसित जो विज्ञान की कौन सी ऐसी शाखा है जो जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? नैनो तकनीक, दूर संचार तकनीक, रेडियोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कि कौन सा सही होगा। जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी। तो 4 ऑप्शन में से आपका चौथा ऑप्शन जैव प्रौद्योगिकी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 122। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? उत्पादक और ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र या ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। बताना है आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो चौथा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऊर्जा प्रवाह वह खनिज चक्र। ये वह नहीं है, ये वाह है, वह खनिज चक्र। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र जो है पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। 123 प्रश्न है आपका, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो किस गैस का है? सीएफसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रस ऑक्साइड का है या मीथेन। 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इस टाइप का प्रश्न मैंने पहले कराया आपको। तो सर्वाधिक योगदान किस गैस का है ये पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्सर्जन, उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी हो गया, वाह जलवाष्प हो गया, ये सभी आपके आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 124। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं या सर्वाहारी होते हैं? तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं मानव हो गया या अन्य जंतु हैं, तो वो अन्य चीजों का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो वो किस में आते हैं? उपभोक्ता में आते हैं। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और सर्वाहारी में आप इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि प्रत्येक जंतु सर्वाहारी नहीं होता है, इसलिए आप उसमें नहीं रखेंगे। तो उपभोक्ता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 125। कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है? वन कटाई है, पर्यावरण संरक्षण है, ग्रामीण मूल संरचना है या प्री सीजन फार्मिंग है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले वर्ड को समझिए। कार्बन क्रेडिट मतलब होता है जो आप या आपके द्वारा किया गया जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको नियंत्रित करने के संदर्भ में जो प्रयास होता है वो आप कार्बन क्रेडिट में करते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग चीजों से जोड़ा जाता है, पर नॉर्मल भाषा में आप समझिए। आप चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? वन कटाई, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण मूल संरचना या प्री सीजन फार्मिंग। तो पर्यावरण संरक्षण आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 126। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, मृदा जनन कहते हैं या जलयोजन कहते हैं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो मृदा परिवर्तन जो है वो मृदा जनन जो है इसको कहते हैं। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 प्रश्न है आपका, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है? संपूर्ण वर्ष में होता है, मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में होता है, कोई भी 3 मौसम में होता है या सबसे खराब मौसम में होता है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन कब होता है? तो आप क्या कहेंगे? पहला आपका ऑप्शन संपूर्ण वर्ष में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संपूर्ण वर्ष में जो है इसका होता है। अगला प्रश्न 128 कह रहा है कि पाइप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है? बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या बजरी? बताना है 4 ऑप्शन में आपको कौन सा सही होगा। पाइप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। दूसरा वाला आपका ऑप्शन दोमट मिट्टी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पाइप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त।
अगला प्रश्न 129 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का जो प्रवाह है वो एक दिशात्मक होता है, लंबवन होता है, चक्रीय होता है या क्षैतिज होता है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों के प्रवाह के संदर्भ में पूछा गया है। बात करते हैं आंसर की, तो आपका तीसरा ऑप्शन चक्रीय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विभिन्न जो रासायनिक तत्व हैं उनका प्रवाह चक्रीय जो है वो होता है। अगला प्रश्न 130 देखते हैं। निम्नलिखित में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो 4 ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। कि लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है, तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर भी अवश्य करते रहें ताकि और लोगों तक भी प्रश्न अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें मिल सकें और अच्छे से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। 131 प्रश्न देखते हैं। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? बेंजीन से, मैग्नीज से, पीसीबी से या एस्बेस्टस से? 4 ऑप्शन है, बताना है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन बेंजीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो आप कहेंगे बेंजीन से जो है वो होता है। 132 प्रश्न कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय से। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण पोर्शन का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछा जाता है। ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, लैंड माइंस या सागर तट? 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप कहेंगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन जो आपकी परत है उसको छीड़ करने वाले जो पदार्थ हैं उसके बारे में एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इसलिए यहाँ पर ओजोन क्षय आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसी से जो है ये संबंधित है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 133 जो कि सही सुमेलित करने वाला है। एक तरफ टीक, देवदार, चंदन, काश, सुंदरी इस प्रकार से वृक्ष दे रखे हैं और दूसरी जगह स्थान दे रखे हैं। आपको सही मिलान करना है और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो आपको नीचे यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपको करना नहीं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो मैं काफी बार आपको बता चुका हूं कि जो सुंदरी वृक्ष है यहाँ ये इसकी जो अधिकता है वो कहाँ पर है? सुंदरवन में है। तो सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण ही वहां पर सुंदरवन का नाम पड़ा है। और आप सभी जानते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और यही आपका बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है, यह पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना। दूसरा है पूर्वी हिमालय का में जो पश्चिम है उसकी अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। तीसरा है पूर्वी हिमालय के चट्टानों का उर्वर होना और चौथा है पूर्वी हिमालय का दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना। बताना है आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी हिमालय में पश्चिम की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, यही रीजन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न 135 कह रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र स्थित नहीं है। कहां पर स्थित नहीं है पूछा गया है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? एक्चुअल में इसको ब्रेक जब आप करेंगे तो दंडक और आरण्य, दंडक तो दंडक हो जाएगा, आरण्य मतलब होता है वन। तो दंडक वन पहले होते थे कहीं कहीं, उसी के संदर्भ में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो दूसरा वाला आपका सही होगा कि यहाँ पर क्षेत्र यानी कि दंड कारण्य क्षेत्र स्थित नहीं है। कहाँ नहीं स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, बाकी सभी जगह स्थित है, इसीलिए आपका बाकी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड
फंड फॉर नेचर WWF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। जहां पर नहीं लिखा उसको जरूर हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप गलत करके ना आए। पहला ऑप्शन है आपका, इसका उद्देश्य आनुवंशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र की जो विविधता है उसको संरक्षित करना है। दूसरा कह रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। तीसरा कह रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका पर्यावरण संरक्षण संगठन है, उसका गठन जो है वो 1961 में हुआ था। बताना क्या है आपको, बताना यह है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। देखिए गठन तो आपको याद रटा होना चाहिए, 1961 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन नहीं है, ये आपका एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो कि जंगल संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। और इसे पहले विश्व वन्य जीव कोष का नाम दिया गया था, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम जो है वो बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF। यहाँ पर आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है। 137 प्रश्न कह रहा है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कहाँ से आया। तो पृथ्वी शिखर वार्ता रेडियो रियो डी जेनेरियो तो बिल्कुल नहीं होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं बता ही चुका हूँ, तो ये भी नहीं होगा जी, ये वाला भी नहीं होगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में जो है कार्बन का उत्सर्जन कम करना मेन उद्देश्य रखा गया था, यानी कंपनियों को तकनीक में सुधार लाना होगा, जिसके लिए कार्बन क्रेडिट जो है इसकी संकल्पना या इसका जो सिद्धांत है वो शुरू किया गया था। तो किस में बात चली थी आपकी, क्योटो प्रोटोकॉल में यहाँ से उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न 138 कह रहा है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। पैट्रिक गिडीज ने, हेरोल्ड मैकडर ने, हार्लॉन बैरोज ने या हर्बर्टसन ने। बताना है आपको 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित हार्लॉन बैरोज जो है इन्होंने किया था। और मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 139, जो कि आपका एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, एक तरफ स्थान दे रखे हैं और नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो देखिए करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो आपको आता हो उसको आप मिलान कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, पर यहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन में जो दे रखा है वो निकटतम शहर दे रखे हैं। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उससे निकटतम शहर में मांडला आता है। तो A जो है आपका B से मैच करेगा। तो देख लीजिए B किसमें है, पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी नहीं है। तो आपको दूसरा या चौथे में चेक करना होगा। तो एक ऑप्शन और चेक कर लीजिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, पर इसमें निकटतम शहर की बात करें तो आपका गढ़पुरी भी होता है, उमरिया भी होता है। ये सब यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, पर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शहडोल दे रखा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन डी से मैच करेगा। आप देख लीजिए 2 और 3 ऑप्शन में, तो बी वाला डी से दूसरे वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आगे ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ही सही होगा। वैसे सी जो है ए से मैच करेगा, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी से मैच करेगा, और जो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो बस्ता से मैच करेगा। इस प्रकार से आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रश्न नंबर 140। प्रश्न कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ में, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है प्रोटीन सम्मिलित नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित नहीं है, शर्करा नहीं सम्मिलित है या प्लांकटन नहीं सम्मिलित है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो चौथा आपका ऑप्शन प्लांकटन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कार्बनिक पदार्थ में सम्मिलित नहीं होता है, बाकी सभी सम्मिलित होते हैं। 141 प्रश्न कह रहा है कि विश्व जो है उसकी हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। 1%, 2%, 3% या 5%। तो ये जो परसेंटेज है कभी कदार बदलता रहता है, पर अभी के अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग आप 1% के साथ जाएंगे कि लगभग 1% आप कह सकते हैं विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग। 142 प्रश्न कह रहा है कि वेलमोंट फोरम का संबंध किससे है, नगरीकरण, जलवायु परिवर्तन, कार्बनिक क्षय या भूमंडलीकरण।
तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बेलमोंट फोरम का जो संबंध है वो किससे होता है? तो आप कहेंगे दूसरा आपका ऑप्शन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। 143 प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो यहाँ पर दे रखे हैं। भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, चिल्का उड़ीसा, टाइगर रिजर्व राजस्थान। आपको बताना है ABC, BCD, ACD या ABD। इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से जो है वो सही होंगे। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। और 4 दे रखे हैं, इनमें से आपको 3 यानी कि एक कोई गलत दे रखा है वो आपको यहाँ से हटाना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, चिल्का उड़ीसा, ये तीनों आपके सही हैं। चौथा वाला हट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ये हम लास्ट में पूछेंगे आपसे। 145 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। तापक्रम परिवर्तन, पवन, सूर्य प्रकाश, धूप की दशाएं या जल की प्राप्यता। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पवन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आप कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है। तापक्रम परिवर्तन तो है ही है, सूर्य टेम्परेचर दशा ये सब भी प्रभाव डालता है, जल की प्राप्यता भी। अगला प्रश्न 146 देखते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया क्या होती है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको छाट के कौन सा सही होगा। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, इस प्रकार से अलग अलग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका तीसरा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ही तो प्रकाश संश्लेषण में बदल कर यूज किया जाता है। 147 प्रश्न कह रहा है कि वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि होती है, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ आती है, उष्णता में कमी आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो वनों को काटने का क्या परिणाम होता है आप सभी जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। क्योंकि जैसे पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ में जो उसकी जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को रोके रखती हैं। और जब वन को आप काट लेंगे तो जाहिर सी बात मिट्टी का क्षरण होगा और साथ ही साथ अनियंत्रित बाढ़ जैसी समस्याएं भी आएंगी। 148 प्रश्न कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पेंट उद्योग जो है उसके श्रमिकों को निम्नलिखित जोखिम में से किस एक का सामना करना पड़ता है? 4 ऑप्शन है, निकेल प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, स्टेंसियम प्रदूषण या सीसा प्रदूषण। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात करते हैं आंसर की। तो चौथा आपका ऑप्शन सीसा प्रदूषण बिल्कुल सही हो जाएगा। पेंट उद्योग के जो श्रमिक हैं उनको सीसा प्रदूषण जो है इस जोखिम का सामना करना पड़ता है। 149 प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन या परागण। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। तो आप सभी जानते हैं पौधे प्रजनन की जब बात आती है तो आपका परागण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा आपका ऑप्शन। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार और भी मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आप पहले के वीडियो भी देख सकते हैं, काफी चीजें मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न है आपका, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं या विषम परपोषी होते हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि पोषण की दृष्टि से जो अपघटक हैं वो क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो मृतोपजीवी होते हैं अपघटक जो है पोषण की दृष्टि से। और मृतोपजीवी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन जो है या जो जीव जो गली सड़ी वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। तो यही आपके अपघटक होते हैं। सारे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है प्रश्न नंबर 144 वाला।
वैश्विक प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान जो है वो किस गैस का है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाई नहीं, सल्फर ऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन्स का या कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो ये वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, या डायरेक्ट आप नाम भी टाइप करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।